नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पति ले आया गोरी मैग तो पत्नी ने पति का किया वो हाल। ये सब देखते रह गए। मोना जब शादी करके ससुराल आई तो शादी के बाद एक नया शहर, नया माहौल और नई चुनौतियां थी। किसी भी निर्णय में अब केवल उसकी इच्छा नहीं, पति की सहमति भी आवश्यक हो गई थी। मोना की नौकरी करने की इच्छा को उसके पति मोहन ने तुरंत नकारा तो नहीं, लेकिन अपनी सहमति देते हुए कहा, तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी करने की? मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि कोई आभाव महसूस ना हो। केवल पैसे कमाने के लिए नौकरी करना तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई चल ही रही है, ऐसे में तुम भी अपनी पढ़ाई में लग गई तो घर कौन संभालेगा? आगे तुम खूब समझदार हो, जैसा चाहो वैसा करो। इतना कहकर मोना का पति मोहन बाहर चला गया तो उसकी बात मानकर मोना ने समझदारी दिखाते हुए इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। इतनी पढ़ाई करके खाली बैठना तो उसे भी बेहद नागवार लग रहा था, लेकिन परिवार की खुशी उसके सपनों से कहीं बड़ी थी। शिक्षा की योग्यता का अर्थ केवल पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक मानसिक स्तर का निर्माण भी होता है जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने में समझाने का नजरिया देता है। वक्त का खालीपन तो इंसान अन्य विकल्पों से भी भर सकता है। ये सब सोचते हुए मोना को अक्सर अपनी दादी की कही बातें बहुत याद आती थी। बेटिया, चाहे एमएससी करो या डॉक्टरी, आखिर लड़की को तो आगे घर गृहस्थी चलानी होगी, इसलिए थोड़ी बहुत घर के कामकाज भी सीख लिया करो। और वो उन्हें हंसते हुए कहती थी, ना दादी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी और नौकर रख लूंगी, सब काम हो जाए करेंगे। अरे नौकरों से भी तो काम तभी करवाओगी जब तुझे कुछ आएगा, वरना जैसा कच्चा पच्चा खिला देगा खाती रहना। फिर अतीत की बातें याद कर मोना सोचने लगी कि कभी कभी अतीत की यादें भी कितनी सुखद लगती हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों में भी कितना अच्छा जीवन सार होता है, लेकिन उस समय हमें कहाँ समझ आती है। शादी के बाद तो एक औरत की जिंदगी पति की पसंद नापसंद, चूल्हे चौके व घर गृहस्थी तक सीमित कर रह जाती है। बस तो मोना के सास ससुर और देवर सब लोग अच्छे ही थे। उसे दुख था तो सिर्फ नौकरी ना करने का। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना करने की वजह से अक्सर वो मन ही मन दुखी रहती थी। खैर, 1.5 साल बाद मोना ने एक नन्ही सी परी रिया को जन्म दिया। उसकी खुशी का तो वहां ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी एक दिन मोहन ने आकर बताया कि डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए उसे विदेश जाने का ऑफर मिला है। लेकिन परेशानी ये थी कि वहां पर वह अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता था। तो मोना की सास विमला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। इतनी छोटी सी परी को छोड़कर तुम कैसे चली जाओगी? तभी उनकी बहू मोना ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, 1 साल की बात है, वह तो ऐसे ही निकल जाएगा। और अब हमारे बीच हमारी रिया आ गई है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 साल गुजर गया। पत्नी की बात से सहमत होकर मोहन अपने ग्रुप के साथ 1 साल के लिए विदेश चला गया। और इधर मोना का समय भी अपनी बेटी रिया की खुशी पे पंख लगाकर उड़ने लगा। हर दिन नई सुबह एक नई खुशी लेकर आता। आज रिया ने मां बोला, आज घुटनों के बल चली, आज पहला कदम रखा। दिन महीने साल अपनी बेटी रिया की किलकारियों के साथ ही बढ़ती रही। सास ससुर और देवर सब लोग रिया को गोद में उठाकर रखते थे, तो मोना ने भी घर का सारा काम स्वयं संभाल लिया था। तभी एक दिन मोना की सास विमला जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा,
तुम तो मेरी आदत ही खराब कर रही हो। कल को मोहन आ जाएगा तो तुम भी चली जाओगी। तो मोना हंसते हुए बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ माँ जी, मैं तो उनसे भी कह दूंगी कि ये पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें, खूब चलेगी। नहीं तो आप खुद को भी वहां बुला लूंगी। कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन मोना के देवर सोहन ने कहा, भाभी आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो क्यों ना आप टीचर की जॉब शुरू कर दी। मैं मम्मी पापा से बात करके देखता हूँ। जब सोहन ने अपने माँ पिताजी से बात की तो उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तो मोना को एक सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसकी नौकरी करने के विरुद्ध नहीं था, किंतु वह तो जानती थी कि मोहन को यह पसंद नहीं आएगा। उसको वापस लौट आने में अब 3-4 महीने ही शेष बचे हैं। फिर कौन सा उसे हमेशा यही रहना था। आखिर जहां पति की पोस्टिंग होगी वहां उसे भी तो जाना होगा। फिर व्यर्थ में ऐसा कार्य क्यों करे जिससे आगे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सबके बहुत कहने पर मोना ने सोच विचार कर 2-3 स्टूडेंट्स को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जिससे उसका खाली समय तो अच्छी तरह कटता ही था, साथ ही अतिरिक्त आय से अधिक अपनी शिक्षा के सदुपयोग का भी दिल में सुकून मिलता था। देखते ही देखते आने वाले विद्यार्थी 2 से 3 बढ़ते बढ़ते 20 से 30 हो गए। उसने कुछ ही महीने में इतनी आय कर ली कि अपनी सास के जन्मदिन पर एक सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे दी। सबकी आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव भर उठी। धीरे धीरे मोहन के आने का समय भी करीब आ रहा था, पर जैसे जैसे उसका आने का समय हो रहा था वैसे वैसे मोहन का फोन 3-4 बार आने के बजाय 10-20 दिन में आने लगा। जब मोना देर से फोन करने का उल्हाना देती तो मोहन उसे बिजी होने का बहाना बना देता या फिर झुंझला पड़ता तो मोहना चुपचाप फोन रख देती, क्योंकि इंतजार करने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। घर में सब 2-4 दिन में ही मोहन के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक दिन मोहन का फोन आया और उसने बताया कि उसने सरकार से अपने लिए फिर 1 वर्ष का एक्सटेंशन मंगा है। पर क्यों, मोना ने उल्हाने भर स्वर में पूछा। तो मोहन बोला, मोना मैं तो आना चाहता हूँ, पर यहाँ पर वह सुविधा उपलब्ध है जो वहाँ इंडिया में मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं अच्छी जॉब भी ढूंढ लूँ। इस बीच है कि मुझे ट्रेनिंग का 1 साल और मिल जाता है तो अच्छा ही है। आगे का बाद में प्लान करेंगे। तुम वहां माँ बाबूजी के पास तो हो ही, कोई चिंता की बात तो है ही नहीं, बोलकर उसने फोन काट दिया। जब मुन्ना ने ये बात अपनी सास विमला जी को बताई तो उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। लेकिन मोहन को अपने माता पिता और पत्नी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने 1 साल और वहीं रहने का ठान लिया। इधर मोना को लग रहा था मानो उसकी कश्ती किनारे आते आते फिर से लहरों की थपेड़ों से दूसरे किनारे जा पहुंची। 1 वर्ष और, यानी कि पूरे 365 दिन। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना लंबा समय वह कैसे काटे थे, पर हकीकत तो यही थी, उसे स्वीकारना उसकी मजबूरी थी। अनमनी से मोना अपने आप को काबू में व्यस्त रखने का उपक्रम करती रही। जिंदगी एक बार फिर उसी पुरानी रफ्तार में चल पड़ी। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मोना को कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन करके बुलाया। विज्ञान के अध्यापक के अचानक चले जाने से वह पद खाली पड़ा था। बाकी विद्यार्थियों के कहने पर इन्होंने मोना को कॉलेज के लेक्चरशिप के लिए प्रस्ताव किया था। तो मोना को भी लगा कि पति के आने में अभी पूरा साल पड़ा है। जब घर बैठी इतना अच्छा अवसर मिल रहा है तो उसे गंवाने का कोई औचित्य भी उसे नजर नहीं आ रहा था। खैर,
अपने सास ससुर की अनुमति से उसने वह ऑफर स्वीकार कर लिया और जल्दी वो सबकी प्रिय अध्यापिका बन गई, क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि किसी को अलग से ट्यूशन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। मोना ने अपने कैरियर में घरेलू जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बिठाते हुए अपनी बेटी रिया का भी प्राइमरी में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज में अपने साथ पढ़ाने वाली सीमा से मोना की अच्छी जान पहचान हो गई। सीमा का पति डॉक्टर सुमित भी मोहन के साथ ही अमेरिका गए थे, लेकिन वे अवधि पूरी होने पर वापस लौट आए थे। एक दिन सीमा ने बातों ही बातों में झिझकते हुए मोना से कहा कि मोना, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछो ना, भला तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोला सब लोग वापस आ गए, पर तुम्हारे पति डॉक्टर मोहन वहां क्यों रुक गए? तो मोना ने कहा कि दरअसल उन्होंने कुछ और काम करना था और उन्होंने सरकार से 1 साल का एक्सटेंशन और मांगा है। तो सीमा शांत रह गई। उसको शांत देखकर मोना थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो सीमा ने झिझकते हुए कहा, पता नहीं मोना, मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं, पर तुम तो मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। उसके बोलने का ढंग देखते ही मोना का हृदय आशंका से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ सीमा, ऐसी क्या बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो? तो सीमा ने कहा कि मोना, मेरे पति सुमित आपके पति डॉक्टर मोहन के रूममेट थे। तो कह रहे थे कि डॉक्टर मोहन का वहां एक अमेरिकन लड़की से चक्कर चल रहा था, और शायद जल्दी सीमा आगे कुछ बोल ही रही थी कि तभी बीच में उसकी बात काटते हुए मोना बोल उठी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर सुमित को कोई गलतफहमी हुई होगी। मोहन तो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, भला वैसा क्यों करेंगे? हो सकता है मोना तुम्हारी बात ही सच हो, तो तुम्हें बताना मैंने अपना फर्ज समझा, तुम बुरा नहीं मानना। सीमा ने माफी मांगते हुए कहा। तो मोना भी बेमन से मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसे भी चिंता खाए जा रही थी कि कहीं सीमा की बात सही तो नहीं है। माँ बाबूजी को वह क्या बताती? अभी तो वह खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने निश्चय कर लिया कि रात में वह स्वयं मोहन से इस विषय पर बात करेगी। क्या तो वह पैसा कमाने की धुन छोड़कर यहीं पर आ जाए, या उसे और उसकी बेटी रिया को भी वहीं अपने पास बुला ले। डॉक्टर सुमित को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। मैं व्यर्थ में सत पाल रही हूँ। सारे काम निपटाकर मोना ने अपने पति मोहन के पास फोन किया। 3-4 बार फोन करने के बाद भी जब मोहन ने फोन नहीं उठाया, तो मोना सोचने लगी कि अभी यहाँ पर तो रात है, लेकिन वहां तो सुबह हुई होगी। हो सकता है मोहन बिजी होगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था। तो एक बार फिर से फोन मिला बैठी, रिंग जा ही रही थी कि तभी उधर से किसी स्त्री का अमेरिकन लहजे में स्वर उभरा। तो सॉरी कहकर मोना ने तुरंत फोन काट दिया और सोचने लगी कि शायद घबराहट में उसने गलत नंबर डायल कर दिया होगा। पर चेक किया तो देखा कि नंबर तो सही डायल हुआ है। पर ये जूली कौन है और ये मोहन के पास क्या कर रही है? घबराकर उसने फिर से फोन किया, तो इस बार उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। उधर से मोहन की आवाज आई, हेलो कौन? मोना? हाँ, मैंने पहले भी फोन किया था। किसी जूली ने फोन उठाया? अरे हाँ, उसी के हाथों में पेन गेस्ट की तरह रह रहा हूँ। तुम्हें बताने ही वाला था मगर भूल गए होगी, है ना? मोना ने मोहन की बात को बीच में काटते हुए कहा और बोली, 20 दिन हो गए आपका फोन आया हुए, क्या बात है? पुराना हॉस्टल क्यों छोड़ दिया आपने? मोना ने कहा। तो मोहन बोले, दरअसल बात ये थी, मैंने इंडियन गवर्नमेंट से जो 1 साल का
एक्सटेंशन मांगा था उन्होंने मंजूर नहीं किया, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है और अपने साथ रिसर्च कर रही है। एक दोस्त के पेंट गेस्ट रहने लगा। तो मोना बोली, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे और रिया को भी वहीं उड़ा लीजिए। तो मोहन ने गुस्से से कहा, यहाँ मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तुम दोनों को कहाँ रखूंगा, थोड़ा सब्र करो, तुमको भी बुला लूंगा। मोहन का गुस्सा देखकर मोना इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, मैं भी वहां पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ना मोहन। हम लोग किस्तों पर कुछ छोटा सा मकान ले लेंगे, आप अपना पता बता दो, मैं स्वयं आ जाऊंगी, या बुलाना ही नहीं चाहते। मोना की बात सुनकर मोहन ने झुंझुलाते हुए कहा, कोई खेल है अमेरिका चले आना, वीजा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, फिर पैसा चाहिए टिकट के लिए। आप उसकी चिंता ना करें मोहन, मैं सब चीज अप टू डेट करा रखी हूँ, जल्द से वीजा भी बन जाएगा। मैं भी अब डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है, फिर तुम अपनी जॉब पे ध्यान लगाओ, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा, अभी तो मुझे अस्पताल पहुंचने की जल्दी है। कि अगर मोहन ने फोन काट दिया तो मोना ने भी खुद को समझाकर मन शांत करने का प्रयास किया कि लोगों का क्या है, दूसरों को हंसता बोलता देखकर कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं। मोहन एक अच्छे पढ़े लिखे और जिम्मेदार व्यक्ति है, वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मोना को कुछ गिलानी भी हुई कि वह तो फिर भी यह पूरे परिवार के साथ है, वहां विदेश में उनका कौन है। यदि दोस्त से हंस बोल लेते हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया, उस मन में संदेह नहीं लाना चाहिए। तो डॉक्टर सुवित गलत समझते हैं। ये सब सोच रिया को थपिया देख सुलाते हुए मोना स्वयं ही निद्रा के आगोश में चली गई। सुबह सोकर उठी तो मन फूल सा हल्का लग रहा था और सोच रही थी कि सीमा को भी सब कुछ ठीक होने का विश्वास दिला देगी। क्लास में लेक्चर देने के बाद वह स्टाफ रूम में जब थोड़ी फुर्सत भी सीमा से मिली तो उसे कुछ कहने से पहले ही सीमा ने एक कागज पर लिखा हुआ पता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मोना ये पता उस दोस्त का है जहाँ डॉक्टर मोहन अक्सर हॉस्टल छोड़कर चले जाते थे। सुमित वहां से आते समय पता ले आए थे। लड़कते दिल से मानो मोना ने कागज ले लिया। ये पता जूली के घर का ही था। उसने कागज संभाल कर पर्स में रख लिया। मोहन तो अपना पता बताना टाल गया था, पर आखिर मोना को वह कहीं ना कहीं मिल गया था। उसने पिछली रात पति से हुई बातों के बारे में भी सीमा को बताया कि उन्होंने जूली के घर शिफ्ट होने की बात मुझे फोन पर बताई थी। मन में चोर होता तो वह क्यों बताता। मोना तरह तरह से सीमा को विश्वास दिलाती रही कि वैसा कुछ नहीं है जैसा वह लोग सोच रहे हैं। अगले वर्ष भी लौट ही आएंगे या उसे ही वहां बुला लेंगे। पर शायद सीमा से ज्यादा मोना स्वयं को सब कुछ सामान्य होने का विश्वास दिलाना चाहती थी। मोहन से बात हुए पूरा 1 महीना निकल गया। मोना और घर वालों ने कई बार फोन मिलाया, पर हर बार फोन स्विच ऑफ आता। इससे मोना के मन में फिर से शक का कीड़ा पैदा हो गया। उसने दबी जुबान से अपनी सास को सारी बातें बता दी। घर में सास ससुर भी मोहन में आए परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। आखिर इस विषय में विचार विमर्श करके सभी ने किया कि मोना अपनी बेटी रिया को साथ लेकर मोहन के पास चली जाएगी। टिकट वीजा का इंतजाम वह लोग करवा देंगे। पता मिल ही गया है और अधिक देर ना कर उन दोनों को वहां से चले जाना चाहिए, फिर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शायद बेटी का मुंह देखकर उनकी बेटी मोहन के कदम ठीक राह पर आ जाए। मोना का देवर सोहन इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता था, इसलिए मोना की ससुर ने दौड़ भाग कर
सारे पेपर्स तैयार कर मोना के हाथ में टिकट थमा दी। अपने सास ससुर का आशीर्वाद देकर मोना हिम्मत करके अपनी बेटी रिया के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। दिल में अपने पति से मिलने की उमंग थी कि अचानक उसे याद आया मोहन कितना चौंक उठेंगे उसे देखकर। इन्हीं विचारों में उलझी हुई मोना अमेरिका पहुंच गई और एक टैक्सी लेकर उसे पता बताकर बेटी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। आधे घंटे बाद एक सुंदर सी घर के सामने जाकर टैक्सी रुक गई। मोना ने नेम प्लेट चेक की, वह सही पते पर पहुंची थी। उसे उतारकर टैक्सी वापस लौट गई तो मोना ने उस घर की डोर बेल बजाई। तभी एक लड़की दरवाजा खोलकर प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगी, पर मोना द्वारा अपना परिचय देने पर फिर दरवाजा पूरा खोलकर एक तरफ हट गई। तो अंदर आते हुए मोना ने पूछा, डॉक्टर मोहन घर पर नहीं है क्या? नहीं मैम, डॉक्टर मोहन और जूली मैडम 1 घंटे में आ जाएंगे, उसका सामान अंदर रखते हुए उस लड़की ने कहा। तो मोना बोली, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और दिन भर यहीं रहती हो क्या? जी मेरा नाम मीरा है, मैं मोहन सर और जूली मैडम के आने के बाद वापस चली जाती हूँ। उनके आने तक घर की देखभाल और घर के अन्य काम कर देती हूँ। मैडम आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए मीरा रसोई घर में चली गई। जब मोना फ्रेश होकर आई तब तक मीरा चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। नाश्ता करके मोना वहीं बैठ गई। मोहन के आने में अभी समय बाकी था। रिया भी वहीं पास में खेल रही थी। काम खत्म करके मीरा अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी मोहन और जूली एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए अंदर आए। मोना को सामने बैठा देख मोहन पूरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सकपकाकर उसने जूली का हाथ छोड़ दिया तो जूली उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। तभी रिया दौड़ती हुई आई और पापा पापा कहते हुए वह मोहन से लिपट गई। तो जूली ने हैरानी से पूछा, क्या ये तुम्हारी डॉटर है? अरे नहीं, ये मेरे रिलेटिव है और ये इन्हीं की बच्ची है। इसके पापा दुबई गए हुए हैं, इसलिए शुरू से मुझे पापा कहकर बुलाती है। मोना की तरफ इशारा कर मोहन ने नजर चुराते हुए कहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मोना को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिला। एक क्षण में उसे बिल्कुल बेगानी बना दिया गया। ऐसी परिस्थितियों की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस आघात से वह उभर भी नहीं पाई थी कि जूली ने उसे अभिवादन किया और यहाँ अपने घर जैसा फील करके कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। तब उसे मोहन का स्वर सुनाई दिया, अरे मोना जी, आप अचानक यहाँ? कम से कम आने की खबर तो कर दी होती। कहते हुए मोहन की आवाज में नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। जूली की आंखों से ओझल होते वह रोज स्वर भरे स्वर में बोला, तुमसे मैंने कभी आने को मना किया था ना? इतनी जल्दी क्या थी आने से? आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। कैसे करती फोन? आपका फोन कितने दिनों से स्विच ऑफ आया था। घर में सब कितने परेशान थे और ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब मैं क्रिएटिव हो गई और ये आपकी बेटी नहीं है? कहते कहते अपमान व पीड़ा से मोना की आंखें भर आई। विदेशी धरती पर वह कितनी अकेली हो गई थी। तभी मोहन का स्वर कुछ नर्म पड़ा और बोला, मेरा मोबाइल कुछ खराब हो गया था और देखो मोना, मैं विस्तार से तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज की हकीकत ये है कि जूली से चर्च में मेरी शादी हो चुकी है। मेरा प्लान था कि बाद में मैं उसे किसी तरह समझाकर मना लूंगा। मुझे बहुत चाहती है, मेरी खुशी के लिए मैं मान भी जाती। तब मैं तुम दोनों को यही बुला लेता, पर तुम्हें इस तरह आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया है। मोहन की बात सुनकर मोना ने कहा, अच्छा, और आपने जो मेरी जिंदगी चौपट कर डाली उसका क्या है?
ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपने ये सब किया? आपने ये सोच भी कैसे लिया? ये योजना मैं भी सहभागी बनूंगी? मुझे इस तरह धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया। हम सबकी छोड़ू, रियादत का ध्यान नहीं आया तुम्हें? कहते कहते मोना की आंखें भर आई। देखो, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, पर जूली से संबंध बनाकर या कि हाई फाई सोसाइटी में मेरी अच्छी पेट जम गई है। इसके पिता काफी ऊंची पोस्ट पर है। उन्होंने मुझे कई तरह के बेहतर अवसर दिलाए हैं। तुम थोड़ा इंतजार करो, बस जूली को मैं जल्द ही मना लूंगा, पर तुम दोनों भी यहीं पर आ जाना। मोहन ने कहा तो मोना बोली, हरगिज नहीं, मैं जूली को अभी सब कुछ बता दूंगी। मैं भले ही तैयार हो जाए, पर मैं तैयार नहीं हूं ऐसी जिंदगी के लिए। कहते हुए मोना जैसे आगे बढ़ी तो मोहन ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोला, खबरदार, जो इस विषय में तुमने जूली से कोई भी बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके ये रूप देखकर मोना में न जाने कहां से हिम्मत आई। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। मानना चाहती हूँ कि शौक भी पूरा कर लूं, वैसे हवस ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बस आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसी क्षण मोना ने अपना सामान समेटा और सहमी हुई अपनी बेटी रिया का हाथ थाम वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। जूली तब तक बाहर नहीं आई थी। मोहन ने उसे रोकने की कोई चेष्टा भी नहीं की। चुपचाप उसे जाते देखता रहा। आते समय मोना के मन में जितनी उमंग व उत्साह था, वापसी का सफर उतना ही कष्टदायक। सारी घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से घटती चली गई कि कहीं कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। पर अब अकेले सफर में उसके सामने भविष्य के अनेक समस्याएं सर उठाए खड़ी थी। कि नन्ही रिया का क्या गुनाह था जो उसे पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा? क्या उसे मोहन के साथ उन्हीं परिस्थितियों में समझौता करके जिंदगी गुजारनी चाहिए थी? तभी तुरंत उसके दिल से आवाज आई, हरगिज नहीं। नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर एक सौतन नहीं। बेहद तनाव भरे अगले कुछ घंटे गुजारने के बाद वह घर वापस पहुंच गई। मोना ने कुछ राहत की सांस थी। अप्रत्याशित रूप से तीसरे दिन बहू को वापस आया देख माँ और बाबूजी हतप्रभ रह गए। पर डरी सहमी चुप खड़ी रिया और मुना के उदास से बेसूजी आंखों से उन्होंने घट चुके अनहोनी का अंदाजा लगा लिया था। माँ सवान सास को सामने पाकर मुना स्वयं को रोक न सकी और उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो उसने उन्हें वहां का पूरा हाल कह सुनाया। सारी बात सुनकर बेटे की करतूत से माँ बाप को गहरा आघात पहुंचा, पर अपनी पीड़ा भूलकर उन्होंने मोना को सांत्वना देते हुए कि वे सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब क्या ठीक होगा माँ जी, अब बचाई क्या है? मैं बस जबरन कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहती हूँ। वो यदि इसी में खुश है तो यही सही, कहकर मोना अंदर चली गई। मोना के पहुंचने के अगले दिन ही मोहन का फोन आया। रिसीवर उसके पिता ने उठाया था। पिता द्वारा समझाने पर जब मोहन नहीं माना तो उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आज से वे सोच लेंगे कि उनका एक ही बेटा है और मोना भी अब उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। वे उसकी दूसरी शादी करवाएंगे, पर मोना दृढ़ स्वर में इसे नकार दी। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी। एक गलती उन्होंने की है, मैं दूसरी नहीं करना चाहती। बस आप लोगों की छत्र छाया हमेशा बनी रही। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अब केवल मेरी बेटी का भविष्य होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी फिर इतनी आसान नहीं रह गई थी। कॉलेज की लेक्चरशिप तो उसने तुरंत ही ज्वाइन कर ली थी। नौकरी अब उसके लिए शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई थी।
मुश्किलों के इस दौर से भी मोना ने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के इत्मीनान में हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। शिवा ने इस कठिन वक्त में मोना को एक सच्चे दोस्त की तरह मानसिक बल दिया। कॉलेज में सबके अपेक्षाओं पर खरी उतरती हूँ मोना ने घर में भी सारी जिम्मेदारियां बिना कहे संभाल ली थी। एक साल बाद मोना के छोटे देवर सोहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। माँ बाबूजी दोनों बहुओं की तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मोना अपनी तरफ से अपनी बेटी रिया को माँ और बाप दोनों का प्यार देने का पूरा प्रयास करती थी। सोहन का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। दिन महीना व महीने सालों में बदलते रहे। लंबी बीमारी के बाद ससुर का निधन होने पर घर में सब दुख से भर उठे थे। मोहन को खबर पहुंचाने के बाद भी वह नहीं आए तो बेटे की हृदय विदारा आघात देख माँ जी जिसे वह साल भर से ज्यादा नहीं झेल पाई और वह भी इस दुनिया से चल बसी। मोना एक तरह से बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी उम्र के हर पड़ाव पर अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। रिया भी हर कक्षा को अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण करती गई। प्रथम श्रेणी में एंटर करने के साथ रिया का मेडिकल हर प्रतियोगिता परीक्षा में चयन होने से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मानो एक लंबे समय के पश्चात मोना ने सुख व चैन की सांस ली थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला होते रिया भी दूसरे शहर में चली गई। उसके बाद 5-6 वर्ष तो जैसे महीने में बटकर रह गए थे। हर वर्ष छुट्टियों में रिया के आने पर मोना के लिए तो घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। जितनी बेकरारी से वो बेटी के आने का इंतजार करती थी, उसके जाने के बाद उतनी बेचैन हो जाती थी। पर उस बेचैनी में कहीं गहरा आत्मसंतोष होता था। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी माँ बाप कभी ना कभी तो इस दौर से गुजरते ही हैं। आज बेटी को डॉक्टर बनकर अपनी डिग्री प्राप्त करते देख मोना के पूरे जीवन की तपस्या मानो सफल हो गई थी। थोड़ी देर पहले ही घर पर लौटी मोना कॉफी पीते हुए ड्राइंग रूम में आकर बैठी कि तभी डोर बेल बजी। मोना ने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति मोहन को देखकर चौंक उठी। आप आज अचानक यहाँ कैसे? क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? वो आइए ना। हिचकिचाते हुए एक तरफ हटते हुए मोना ने मोहन से कहा, हम तो बाहर के लोग हैं, घर में मेहमान को बैठने को तो कहते ही हैं। तभी अंदर आते हुए मोहन ने कहा, मोना मैं जानता हूं मैंने जो कुछ तुम सबके साथ किया मैं बहुत गलत था, पर अब मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफी मांगने आया हूं। मेरा अपराध माफी की लायक तो नहीं है, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? तो बीच में ही उसकी बात काटते हुए मोना ने कहा, आपको क्षमा देने वाले तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। रही मेरी और रिया की बात, तो रिया को तो मैं जानती नहीं। हाँ, आपने बता सकती हूँ। आपके कारण विश्वास टूटने पर प्यार नफरत में बदल गया था, पर नफरत के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती, इसलिए मैंने आपसे नफरत करनी भी छोड़ दी। आज मैं आपके प्रति उतनी ही तटस्थ हो चुकी हूँ जितना किसी भी अन्य अजनबी के लिए हो सकती। अब आप हमें शांति से रहने दें और कृपया करके यहाँ दोबारा ना आए, मोना ने सपाट शब्दों में कह दिया। तो मोहन ने कहा, ऐसा ना कहो मोना, मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मैं क्या कर रही आजकल? कहते हुए मोहन बेहद भावुक हो उठा। तो मोना ने कहा, रिया अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई है, काफी देर बाद लौटेगी। कहते हुए मोना अंदर चली गई तो मोहन भी भावुक होकर वहां से वापस चला गया। उसके जाने के बाद मोना जीवन में अचानक आए इस मोड़ से थोड़ी विचलित हो उठी। क्या वास्तव में वे कभी
उसे भूल पाई थी? कितनी रातें उसने रोते हुए काटी थी? क्या वो हिसाब था? उसका दर्द कौन जान सकता था? पति की बेवफाई का जहर पीकर भी वह अपनी बेटी की खुशी के लिए नीलकंठ सी मुस्कुराती रही। वह ये सब सोच रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो, कौन? भाई, मैं सोहन बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, कहिए कैसे आप? फोन कैसे किया? भाभी, बेटी की डॉक्टर बनने की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सच कहूं तो ये आपकी कड़ी तपस्या का फल है, मोना के देवर सोहन ने कहा। तो मोना बोली, बधाई हो आप सबको भी। आप सबके सहयोग के बिना तो मैं बिल्कुल अकेली थी। इस दिन के लिए आप सभी भी तहे दिल से आभारी हूं। अब तो बस रिया को अच्छा घर और अच्छा वर मिल जाए तो आखिर जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। इसलिए तो आपको फोन किया है भाभी। मेरे एक परिचित हैं, मिस्टर महेश। वह इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उनके घर के सब लोग बहुत ही मिलनसार, भले स्वभाव के लोग हैं। उनका बेटा रोहित डॉक्टरी पास करके स्कॉलरशिप पर रिसर्च करके कनाडा गया हुआ है। वह अगले हफ्ते 1 महीने के लिए भारत आ रहा है। आप कहें तो मैं रिया के लिए वहां बात चलाऊं? ठीक है, मेरी तरफ से आप उन लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। कहते हुए मोना ने उसे मोहन के भारत लौट आने की जानकारी भी दी। बड़े भाई के भारत लौट आने का समाचार सुनकर सोहन को सुखद आश्चर्य हुआ। चलिए, अच्छा हुआ जो वापस लौटे आए। लेकिन आपसे अनुरोध है भाभी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। हाँ, सोचूंगी, कहकर मोना ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद रिया के घर लौटने पर मोना ने उसके रिश्ते वाली बात बता दी तो रिया गुस्से में बोली, क्या माँ, पढ़ाई पूरी हुई नहीं कि बस शादी की जल्दी बढ़ गई? तो प्यार से बेटी को सहलाते हुए मोना ने कहा, बेटा, पढ़ाई जितनी चाहे करो, पर बेटियां तो पराया धन होती। एक न एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। जब अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो हर्जी क्या है? घर जमाई ढूंढो माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर। लापरवाही से रिया बोल उठी, धत पगली, इतनी बड़ी हो गई है पर बचपना अभी तक नहीं गया। कुछ ही दिनों बाद सोहन ने फोन पर मोना को खुशखबरी देते हुए कहा कि उन लोगों को फोटो में रिया बेहद पसंद आई है। बस 2 दिन बाद रोहित के आने का इंतजार है ताकि वह दोनों भी एक दूसरे को देख समझ ले तो रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। फिर उनके आने का समय बताकर उसने फोन रख दी। सुंदर आकर्षक रोहित को नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मोना ने तो मन ही मन रिया के साथ उसकी जोड़ी की कामना भी कर डाली। लड़के वालों को भी रिया एक नजर में ही पसंद आ गई। इस रिश्ता पक्का कर दोनों पक्षों ने जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू कर दी। मोना के देवर और देवरानी भी उनके पास ही आ गए थे। तो एक दिन मोना अपनी देवरानी के साथ शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी कि तभी पीछे से मोहन घर पर आया। उसने डोर बेल बजाई तो सोहन ने दरवाजा खोला। इतने वर्षों बाद अचानक भाई को सामने देखकर उसे सुखद एहसास हुआ। भैया, आप आइए, अंदर आइए। तो मोहन अंदर आकर इधर उधर अपनी पत्नी व बेटी को देखने लगा। तो सोहन ने उसे रिया की शादी की तैयारियों के बारे में बताया। इतने वर्षों बाद परिवार से मिलने की खुशी मोहन की आंखों से साफ झलक रही थी। तभी उसे सोहन का शिकायत भरा स्वर सुनाई दिया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? आपने भारत लौटने में इतनी देरी क्यों की? भाई के मुंह से अपने लिए शिकायत भरे शब्द सुनकर मोहित की नजरें शर्म से झुक गई। उसने कहा, तुम सबको नाराज होने का पूरा हक है। शायद मेरी मति मारी गई थी जो अच्छे भले परिवार को छोड़कर पैसे कमाने के लालच में वह वहां जा टपका। पैसों की तो वहां कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। पर्दे और दिमाग पर सदैव कुछ गलत कर बैठने का अपराध भूत
हावी रहा। कभी कभी कुछ लम्हों की गलती की सजा हम पूरी उम्र भर भुगतते रहते हैं। कहते कहते मोहन का गला भराए। भाई को पश्चाताप की अग्नि में जलते देख सोहन दुखी हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए कहा, दिल छोटा ना कीजिए भैया, मैं भाभी से बात करूंगा। रिया भी बहुत समझदार बच्ची है, मैं बुलाता हूं उसे। तभी रिया स्वयं आकर अपने छोटे पापा के पास बैठ गई। तो मोहन ने कहा, आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। अपने पापा को नहीं पहचाना? मैं तुमसे भी क्षमा मांगना चाहता हूँ। तभी रिया एक उपेक्षा भरी निगाह पिता पर डालते हुए बीच में ही बोल पड़ी, क्षमा? मैं कौन हूं तो क्षमा करने या दंड देने वाली? जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक मैंने अपनों में आपको तो कहीं नहीं पाया, और अपने परिवार से मुझे भरपूर प्यार मिला है। कभी आपकी कभी महसूस नहीं हुई। मैं नहीं जानती आप कौन है और ये कहानी क्या क्यों सुना रहे हैं। पिया ने नाराजगी जताते हुए कहा। तो मोहन बोला, क्या रो बेटी, दिल में भरा सारा गुस्सा निकाल दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आज मोहन को बेटी की जली कटी भी फूल झड़ने जैसी लग रही थी। तभी सोहन को कुछ ध्यान आया। उसने कहा, भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल में। भैया आप अपना सामान यहीं पर ले आइए, अगले हफ्ते रिया की शादी है, आप समय से ही आ गए हैं। अब आप भी भाभी के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर सकेंगी। मोहन के कुछ कहने से पहले रिया झटके से बोल उठी, एक्सक्यूज मी छोटे पापा, मेरी माँ ही माता पिता दोनों हैं। आज तक मेरी माँ ने ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। तो आज कन्यादान करने का हक भी सिर्फ मेरी माँ का ही है। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। खाने के लिए गेस्ट रूम खुलवा दूंगी, चाहे तुम वहां रह सकते हैं। कहते हुए रिया वहां से अंदर चली गई। सोहन के बहुत कहने पर मोहन वही रहने के लिए तैयार हो गया। बाजार से लौटकर मोना को सारी बातें पता चली। तो मोना बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अन्य कार्यों में लग गई। वो उनका इस तरह यहाँ आकर रहना उसे अच्छा तो नहीं लगा, परंतु उसने कोई मुग्ध विरोध भी नहीं किया। एक दिन मोना का मूड अच्छा देखकर सोहन ने भी बात शुरू की, भाभी या तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यदि बीती बातें भुलाकर आप फिर से भैया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ओह, तो आप अपने भैया की हिमायती बनाकर आए हैं। नहीं भाभी, आप मुझे गलत ना समझी। अपने भाई से पहले मैं आपका छोटा भाई। पर भाभी, मैं आपकी जिंदगी में खुशी देखना चाहता हूँ। भैया ने गलती तो की है, पर उसका अपराध बोध सदा उनके मन पर हावी रहा है। तभी मोना की देवरानी सुनीता भी कहने लगी, दीदी हम सचमुच बस आपको खुश देखना चाहते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूं, आपका सदा इस घर परिवार और रिया की चिंता में डूबे हुए देखा है। आज आपको अपने लिए भी सोचना है, अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए सोचना है। मैं आपका तो समझती हूँ भाभी, विश्वास टूटना बहुत तकलीफ देता है, पर हम सब इंसान हैं। गलती इंसानों से ही होती है और माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। उसकी बात सुनकर मोना की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी। सुनीता शादी के मात्र 2 दिन बचे थे। घर में मेहमान आने शुरू हो गई थी। परिणाम स्वरूप हर कोई मोना को ही समझाने लगता कि आखिर चलो देर से ही सही, अब तो पति लौट ही आए, उसे पुरानी बातें भुलाकर संबंध सुधार लेने चाहिए। मोना की बुजुर्ग मौसी सास उसे समझाते हुए बोली, बहू मोहन लौट आया है, इसी में सब्र कर लो। अरे मर्द है, अपनी गलती भी तो मान रहा है। अब बार बार हर तरफ से दबाव पड़ने पर आखिर एक दिन उसने पूरे परिवार के सामने मोहन से सीधे मुंह बोल दिया कि आप मर्द हैं, इसलिए आपकी 100 गलतियां भी माफ हो सकती हैं। ये बात सब लोग मुझे समझाना चाहते हैं। क्या मुझे अतीत की सब बातें भुला देनी चाहिए? तो मोहन भी खुश होते हुए बोला,
हाँ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। मुझे अपने किए पर पूरा अफसोस है। तभी मोना ने कहा, आपके दीद की गलतियों के कारण हमें और माँ बाबूजी को जो मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ी, क्या उसकी क्षति पूर्ति संभव है? हमारी जिंदगी के वह सुनहरे पल जो तरह तरह के अवरोधों से जूझने में बीत गई, बेटी का मासूम सा बचपन जो पिता का प्यार औरों में ढूंढते हुए बिताया था, क्या कुछ भी आप लौटा सकते हैं? पति पत्नी का वह संबंध जिसे मैं अटूट समझती थी, आपने कितनी आसानी से तोड़ दिया था। जीवन के कठिन संघर्षों के दौर में भी मैं तो अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हुई। क्या मेरे सामने कभी कोई लुभावना लालच नहीं आया होगा? अब आपके परिचित के 2 शब्द कह देने से जिंदगी के वह अनमोल पल लौट तो नहीं आएंगे ना। इसलिए माफी चाहती हूँ, मैं अकेली रहना ही पसंद करूंगी, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में कभी दोबारा शामिल नहीं कर सकती। कहते कहते मोना की आंखें भर आईं। तभी पीछे से उनकी बेटी रिया ने आकर कहा, नहीं मम्मा, आप कभी भी अकेली नहीं थी और ना कभी आगे अकेली रहेंगी। मैं आपको हमेशा अपने साथ रखूंगी। जब इतने सालों तक अकेले संघर्ष किया है, तो अब तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। कान ने आपको जिंदगी भर दुख पहुंचाया है, उसको आपके साथ रहने का कोई हक नहीं है। कहते हुए रिया अपनी माँ को अंदर लेकर चली गई और मोहन अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। तो दोस्तों, मोना ने अपने पति को माफ ना करके सही किया या गलत? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत